हे गाइस, आज हम बात करते हैं इजराइल पैलेस्टीन वॉर की। इजराइल और पैलेस्टीन में इजराइल द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी गई है, जिसका समर्थन अमेरिका द्वारा भी किया गया है। और इजराइल द्वारा लगातार गाजा स्ट्रिप पर मिसाइल छोड़े जा रहे हैं और इसके साथ ही पूरे गाजा स्ट्रिप को इजराइल द्वारा नाकाबंदी कर दिया गया है और गाजा स्ट्रिप को पूर्णतः अपने कब्जे में लेने की घोषणा भी इजराइल द्वारा की गई है। युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई? युद्ध की शुरुआत हुई जब गाजा स्ट्रिप के हमास उग्रवादी संगठन द्वारा इजराइल पर अटैक कर दिया गया। इजराइल पर गाजा, ये रहा कौन? पहले मैप की बात करो, देखो जरा, ये है इजराइल, ठीक है, ये एशिया का पार्ट है। इजराइल के पश्चिम में भूमध्य सागर, पूर्व में जॉर्डन, उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया और दक्षिण पश्चिम में मिस्र, ठीक है। इधर सऊदी अरब और इधर इराक। जब गल्फ ऑफ पर्सिया क्रॉस करोगे तो इराक मिलेगा। ये है मैप, ठीक है। इजराइल में ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, ये है वेस्ट बैंक, जहाँ पे पैलेस्टीन का कब्जा है, और ये है गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे भी पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं। बाकी जो स्पेस है ये है इजराइल, जहाँ पे यहूदी लोग रहते हैं, ठीक है। बीते शनिवार को गाजा स्ट्रिप के हमास उग्रवादी संगठन द्वारा इजराइल पे समुद्री मार्ग, स्थलीय मार्ग तथा वायु मार्ग के द्वारा अटैक कर दिया गया और इस अटैक में 500 से ज़्यादा लोग मारे गए। बदले में जवाबी कार्रवाई में इजराइल द्वारा भी लगातार मिसाइल से अटैक किया जा रहा है और लगभग 500 से ज़्यादा लोग गाजा स्ट्रिप में भी मारे जा चुके हैं। और इजराइल ने युद्ध की घोषणा की है और गाजा स्ट्रिप को पूर्णतः इजराइल का हिस्सा बनाने की भी घोषणा कर दी है। और इस घोषणा में अमेरिका इजराइल के साथ है। अमेरिका इजराइल के साथ क्यों है, इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि ये यहूदी लोग हैं कौन और ये युद्ध का कारण क्या है। हमास कौन है, हमास ने इजराइल पे आक्रमण क्यों किया, इन मुद्दों पे विस्तार से चर्चा करते हैं। जब यहूदी की बात करते हैं तो यहूदी की जड़ जुड़ी है एडम से। किससे? एडम से। एडम कौन है? जैसे हमारे यहाँ इस सृष्टि का सृजनकर्ता ब्रह्मा को माना गया है, वैसे ही इजराइल में यहूदियों के सृजनकर्ता किसको माना गया है? एडम को। ईश्वर ने सबसे पहले किस पुरुष को बनाया? बनाया एडम को। ये धार्मिक मान्यताएं हैं, मिथ है। एडम वह फर्स्ट पुरुष है। इनको ईश्वर ने कहाँ पे बनाया था? जेरूसलम में। इसलिए जेरूसलम एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, किसके लिए? यहूदियों के लिए। अब एडम ने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसको मोहम्मद इब्राहिम ने आगे बढ़ाया। किसने? एक और नाम आया, मोहम्मद इब्राहिम। एक दिन ईश्वर को ये दिमाग में खुरापात सूझी कि हम इनकी परीक्षा लेते हैं कि वास्तव में इनके अंदर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा है कि नहीं। तो ईश्वर ने इब्राहिम के 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम था इस्माइल और दूसरे बेटे का नाम था इजाद, ठीक है। तो ईश्वर ने मोहम्मद इब्राहिम से कहा कि तुम्हें अपने छोटे बेटे को बलि चढ़ानी पड़ेगी ईश्वर को। कहाँ चढ़ानी पड़ेगी? जेरूसलम में। और जैसे ही इब्राहिम अपने छोटे बेटे इजाक के साथ यरूशलेम पहुंचते हैं और बलि की तैयारी हो जाती है और बलि देने की प्रक्रिया चल ही रही होती है कि वहाँ पे फरिश्ता दिखता है। फरिश्ते के पास एक भेड़ रहता है। ईश्वर प्रसन्न होते हैं, जैसे हमारे हरिश्चंद्र की कहानी फेमस है। ईश्वर प्रसन्न होते हैं और बोलते तथास्तु वत्स, मैं तुमसे खुश हुआ, अब तुम इजाक के स्थान पे इस भेड़ की बलि दे सकते हो। तो अब यहाँ से भी जेरूसलम प्रसिद्ध स्थान बन गया, किसका? इजराइल का, यानी यहूदियों का। और इस वजह से इजराइल ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई है? जेरूसलम में। अब इजाक के बेटे का नाम था जैकब और जैकब का ही एक नाम था इजराइल। तो आप समझ गए होंगे कि इजराइल नाम कहाँ से आया है। इजराइल कौन है? इजाक के बेटे। इजाक कौन है? इब्राहिम मोहम्मद के बेटे। इब्राहिम मोहम्मद ये फॉलोअर्स हैं किसके? यहूदी धर्म के। क्लियर है? चलो, तो जैकब यानी इजराइल के कुल 12 बेटे हुए।
कितने बेटे हुए? 12 बेटे। और ये 12 बेटे मिलकर यहूदी समुदाय का सृजन किए। इन्होंने 12 कबीलों का सृजन किया, 12 कबीलों का सृजन किया। और ये 12 कबीले मिलकर किसका सृजन किए? पूरे यहूदी समुदाय का। और इस पूरे क्षेत्र में कौन है? यहूदी समुदाय, यानी मूल रूप से लोग यही के हैं। ठीक, उसके बाद 1000 बीसी में क्या हुआ? कब की बात कर रहे हैं? 1000 बीसी की। 1000 बीसी में यहूदियों के एक राजा किंग सोलोमन, कौन था? किंग सोलोमन। किंग सोलोमन ने यरूशलेम में एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था फर्स्ट टेम्पल। क्या नाम था? फर्स्ट, कैसे लिख रही हूँ मैं? FIRST लिखाएगा, टेम्पल, फर्स्ट टेम्पल। ठीक, इनका साम्राज्य बहुत तेजी से विकसित हो रहा था। और इसी समय लगभग इराक में विकसित हो रहा था बेबीलोन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का एक विकसित शहर था बेबीलोन। तो बेबीलोन के लोगों ने अटैक कर दिया किस पे? इस हिस्से पे, यानी जो इजराइल का क्षेत्र है। और यहाँ से यहूदियों की प्रताड़ना शुरू हुई और यहूदियों को विस्थापित होना पड़ा। तो आधे से अधिक यहूदी इस हिस्से को छोड़ के अन्य हिस्सों में फैल गए और कुछ यहूदी अमेरिका भी चले गए। और ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। ये जहाँ जाते वहाँ की इकोनॉमी को बढ़ा देते, यदि वहाँ पे सेटअप मिल जाता इनको तो। इस वजह से इकोनॉमिक बूस्टर का काम कर रहे थे, बड़े काम के थे। लेकिन जब धार्मिक मुद्दा आता तो इनका शोषण शुरू हो जाता। तो इनका ये यूरोप में भी गए, इधर अफ्रीका में भी आए और अमेरिका में भी गए। हर जगह इनकी प्रताड़ना हो रही थी। फिर आगे क्या हुआ कि बेबीलोन की सभ्यता को विस्थापित करके इधर से रोमन साम्राज्य, यूरोप में बहुत बड़ा साम्राज्य रोमन साम्राज्य ने फिर से अटैक कर दिया किस पे? इजराइल पे। फिर इन्होंने भी यहूदियों का प्रताड़ना शुरू कर दिया। फिर 78 लगभग 70 AD के आसपास यहूदियों ने फिर से अपना कंट्रोल स्थापित किया यहाँ पे इजराइल पे, इसी तरह संघर्ष करते हुए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इस्लाम धर्म के लोगों का ये मानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से यरूशलेम आए थे एक उड़ने वाले घोड़े के थ्रू। उनके पास एक उड़ने वाला घोड़ा था जहाँ से चल के वो मक्का से कहाँ आए थे? यरूशलेम। और फिर यरूशलेम से वो कहाँ गए थे? जन्नत। ठीक, तो इनसे भी जुड़ गया कौन? यरूशलेम। किससे? इस्लाम से भी। तो आगे चल के इस्लाम और यहूदियों में युद्ध हुआ और यहीं पे फिर आएंगे कौन? ईसाई धर्म के फॉलोअर्स। ईसाई धर्म के का कहना ये है कि जो ईसा मसीह हैं उनको सूली पे भी यहीं पे चढ़ाया गया था और उनको फिर से जीवन जो मिला था, पुनः जीवित हो उठे थे, वो घटना भी यहीं पे हुई थी। तो उनका ये मानना है कि आगे चल के ईसा मसीह फिर से जन्म लेंगे तो यहीं पे लेंगे। तो इनसे भी जुड़ा हुआ है। तो ईसाई और इस्लाम में युद्ध शुरू हो गया। आखिर इस्लाम धर्म की विजय हुई और यहाँ पे कंट्रोल हो गया इस्लामिक कंट्री का। बात समझ आई? और यहूदी क्या हो रहे हैं? पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रताड़ित हो रहे हैं। आपने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर द्वारा भी यहूदियों को बहुत प्रताड़ित किया गया। जीनोसाइड की घटना उसकी बहुत चर्चित है। तो रोमन साम्राज्य भी प्रताड़ित करता है, उसके बाद बेबीलोन भी प्रताड़ित करते हैं, हिटलर भी प्रताड़ित करता है। तो जर्मनी से भी बहुत सारे यहूदी कहाँ पे चले आए? इजराइल में। फिर लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी में यहूदियों ने यह डिमांड शुरू कर दिया कि यहूदियों का एक देश होना चाहिए। तो चूंकि मैंने कहा कि यहूदी लोग बहुत प्रसिद्ध और सफल बिजनेसमैन थे, तो जहाँ जाते ये इकोनॉमी को बूस्ट करते। तो इंग्लैंड का इस एरिया पे कंट्रोल था। तो इंग्लैंड ने कहा कि यदि इनको सपोर्ट कर दिया जाए तो ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर देंगे। इंग्लैंड ने इनके एक राष्ट्र की डिमांड की मांग को समर्थन दे दिया। राष्ट्र की मांग कहाँ पे इनको राष्ट्र दिया जाए? तो ये तो आप इतिहास से देख ही रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि हमारे पूर्वजों की भूमि कौन है? ये क्षेत्र है। तब से यहाँ पे अलग अलग जगह से आके लोग बसे और ये हिस्सा क्या कहलाने लगा? फिलिस्तीन कहलाने लगा। ठीक, तो इजरायली लोग यानी यहूदी लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि इसी हिस्से में इनको क्या दिया जाए? यहूदी राष्ट्र दिया जाए। इंग्लैंड समर्थन कर रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। कहानी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट कर रही हूँ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ और जब यूएनओ का गठन हुआ तो यूएनओ ने एक रिजोल्यूशन पास किया, यानी एक प्रस्ताव पास किया। उस प्रस्ताव में इसने टू नेशन थियरी को मान्यता दी। इसने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किसको मान्यता दी? टू नेशन थियरी। यानी इसने बोला कि 65%
भूमि एरिया पर पैलेस्टीन यानी फिलिस्तीन के लोगों का अधिकार रहेगा और 35% लैंड एरिया पे यहूदी लोगों द्वारा एक देश बनेगा जिसका नाम रहेगा इजराइल। ठीक, तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने वर्डिक्ट दिया। जब यूएनओ ने ये वर्डिक्ट दिया तो मुस्लिमों ने इसका विरोध किया क्योंकि इनसे भी तो जुड़ा हुआ है ये। ठीक, तो सऊदी अरब, बाकी जो इधर मुस्लिम कंट्री थे, लेबनान, सीरिया, सब ने विरोध किया इसका, जॉर्डन, सही है, ईरान ने भी विरोध किया। अब दूसरी चीज, फिलिस्तीन ने कहा कि लैंड एरिया हमारा है, देश हमारा है, तो आप कैसे दे सकते हैं। तो इस वजह से फिलिस्तीन ने भी इस इजराइल को मान्यता नहीं दी और विवाद यहीं से दोनों के बीच में भूमि क्षेत्र को कब्जे में लेने को लेकर शुरू हुआ और दोनों में कई युद्ध हुए और उसमें से एक फेमस युद्ध है 1967 का। 1967 में जब इजराइल ने क्या किया कि इस एरिया पे यहूदी साम्राज्य स्थापित यानी एक राष्ट्र स्थापित करने के बाद इधर सीरिया के कंट्रोल में गोलन हाइट था। गोलन हाइट जो ट्राई जंक्शन है लेबनान, सीरिया और इजराइल के बीच में, इस पे इजराइल ने कब्जा कर लिया। इसके साथ ही इसने इधर सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया। इजिप्ट से प्रॉब्लम हो गई और इजिप्ट का फ्रेंड कौन है? रशिया, यूएसएसआर। ठीक है, ये वेपन्स वगैरह दे रहा है इसको। तो 1967 में वॉर होता है जिसमें एक तरफ रूस, जॉर्डन और इधर कौन रहता है? सीरिया। ये तीन एक तरफ रहते हैं और दूसरी तरफ कौन रहता है? इजराइल। और इधर समर्थन में ये भी रहते हैं कौन? फिलिस्तीन वाले। और इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएसए, क्योंकि यूएसए में बहुत एक कम्युनिटी है जो यहूदियों की है और ये वहाँ के पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। इस वजह से वहाँ के गवर्नमेंट को यहूदियों को सपोर्ट करना पड़ता है। तो यूएसए सपोर्ट कर रहा है किसको? इजराइल को। यूएसए ने क्या किया? वेपन्स इधर दिया और रशिया ने क्या किया? वेपन्स इधर दिया। इजिप्ट, इन लोगों को युद्ध हुआ। युद्ध में इजराइल ने इनको क्या कर दिया? ध्वस्त किया। और उसके बाद जो बचा खुचा हिस्सा था इसने लगभग इजराइल ने 65% हिस्से पे कंट्रोल कर लिया था। करना कितना था? फिलिस्तीन को मिले थे 65%, इजराइल को मिले थे 35%, लेकिन इजराइल ने उल्टा कर दिया कि इजराइल ने कंट्रोल कर लिया 65% को और फिलिस्तीन को दे दिया या पैलेस्टीन को दे दिया कितना? 35%। और 1967 के वॉर के बाद इस पूरे एरिया को, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को भी किसने कंट्रोल कर लिया? इजराइल ने। लेकिन अपनी आर्मी यहाँ पे भेज दिया, यहाँ पे आर्मी गवर्नमेंट स्टेबल हो गई। लेकिन जब प्रॉब्लम यहाँ की जनसंख्या भी प्रॉब्लम है कि जब उसने इस पे कंट्रोल किया तो यहाँ की जनसंख्या यानी यहूदी लोग यदि इस पूरे एरिया को वो अपने देश का हिस्सा मान लेता है, इजराइल यानी वेस्ट बैंक यानी पैलेस्टीन जिसको नाम देंगे आप, पैलेस्टीन बोलेंगे, ये इधर गाजा स्ट्रिप और इधर वेस्ट बैंक, इस दोनों में पैलेस्टीन है। ठीक है, पैलेस्टीनियन लोग हैं। अब इस एरिया को यदि इजराइल कब्जे में लेता तो यहाँ के लोगों को भी कब्जे में लेना पड़ता और यहाँ की जनसंख्या और पूरे इजराइल की जनसंख्या लगभग बराबर थी। तो इस वजह से इजराइल में जो यहूदी लोग हैं वो खुद माइनॉरिटी हो जाते। तो कैसे दावा करते कि हम एक मेजॉरिटी राष्ट्र हैं, हम यहूदी राष्ट्र हैं। तो इस वजह से उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक तो हम यहूदी का पैलेस्टीन का विरोध कर रहे हैं, अब इनको हमको सेवा भी देना पड़ेगा। तो इजराइल ने यहाँ पे मिलिट्री रूल स्टेबल कर दिया, बोला कि यहाँ पे हमारा शासन रहेगा, मिलिट्री शासन करेगी, ये इजराइल का मुख्य राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। ठीक, ये स्थिति चल रही है। अब इसके अब करते हैं, ठीक है, बीच में बहुत कुछ चलता है। 1973 में भी ये अरब वॉर चलता है, उसमें भी इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। फिर 1991 और 1992 में घटना होती है। क्या होती है? 1991 और 92 में कि ओस्लो रिजोल्यूशन पास होता है, ओस्लो प्रस्ताव पारित होता है। कहाँ पे? नॉर्वे में। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। ओस्लो प्रस्ताव में फिलिस्तीन यानी पैलेस्टीन ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दिया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। ठीक, और अभी तक भारत की स्थिति क्या है कि उस पर बाद में बात करेंगे, पहले इसकी करते हैं। 1991 से 92 में ओस्लो प्रस्ताव के तहत फिलिस्तीन ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दिया। और जब एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दिया फिलिस्तीन ने, तो यहाँ पे जब 1967 का वॉर हुआ था तो मिलिट्री रूल स्टेबल हुआ था
और जब 1991-92 में फिलिस्तीन ने इनको राष्ट्र का दर्जा दे दिया, तो अब यहाँ पे यरूशलेम यानी इजराइल का कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगा। जब कम होने लगा तो इस गाजा स्ट्रिप पे एक उग्रवादी संगठन का जन्म हुआ जिसका नाम था हमास। ठीक, और इस वेस्ट बैंक पे एक नया संगठन बना, पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं PLO। ठीक है, तो दो संगठन आए, एक कौन आया, हमास, दूसरा कौन आया, PLO आया। ठीक, अब ये इनके चुनाव को इन्फ्लुएंस करने लगे और यहाँ पे जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसका समर्थन कौन कर रहा है, वेस्ट बैंक के लोग। लेकिन ये जो हमास है वो इस सिद्धांत को नहीं माने, उन्होंने बोला कि नहीं, ये पूरा लैंड एरिया हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। ठीक, और धीरे धीरे इस एरिया में हमास का पावर बढ़ता चला गया और फिर वहाँ का चुनाव कौन जीत गया, हमास उग्रवादी संगठन, क्योंकि इजरायली लोग बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। बात समझ में, ये इधर चल रहा है। और अब वर्तमान की स्थिति देखते हैं, ये पूरा इतिहास आपको समझ में आया होगा। अब वर्तमान की स्थिति देखते हैं कि युद्ध आक्रमण क्यों हुआ, इसकी स्थिति देखते हैं। अब जरा देखो पड़ोसी देशों की बात। सऊदी अरब इस्लामिक कंट्री है और सऊदी अरब के लोग किस धर्म को फॉलो करते हैं, इस्लाम में दो वर्ग हैं, शिया और सुन्नी। ये किसको फॉलो करते हैं, सुन्नी को। ठीक, और यहीं पे ईरान है जो फॉलो करता है शिया को। ईरान किसको फॉलो करता है, शिया। ठीक, शिया वर्ग के सिद्धांतों को। और इधर चलेंगे, कौन है, सुन्नी है, शिया, और इधर इजराइल में कौन है, यहूदी। इन बड़े देशों की बात करते हैं। यूएसए किसको सपोर्ट कर रहा है, इजराइल यानी यहूदियों को। सही है, और शिया और सुन्नी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, इनमें समर्थन बन नहीं रहा है। सही है, ये भी सही है, यानी कि ये इस्लाम यानी किस धर्म के फॉलोअर है, इस्लाम के। इस्लाम, तो आपने देखा था जब मैंने जेरूसलम वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो यहाँ पे इस्लाम और यहूदी दोनों में विवाद शुरू हुआ था। तो सऊदी अरब इजराइल को भी मान्यता नहीं दे रहा है, तो इजराइल से सऊदी अरब का बन नहीं रहा है। बात समझ में आई, इधर इनसे भी खटपट है, इधर इनसे भी खटपट है। अब यूएसए चाहता है कि हम जितने भी ईरान से इधर अपोजिट वाले देश हैं उनको किसके समर्थन में ला दे, इजराइल के समर्थन में। सही, तो इसके पहले क्या हुआ कि चीन ने एक समझौता करा दिया किसके बीच, सऊदी अरब और ईरान के बीच, यानी शिया और सुन्नी के बीच में समझौता करा दिया, किसने, चीन ने। ठीक, इसके पहले अब्राहिम अकॉर्ड हुआ। अब्राहिम अकॉर्ड 2020 में, अकॉर्ड 2020 में, जिसमें यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच में शांति वार्ता हो गई, यानी यूएई मुस्लिम कंट्री और बहरीन मुस्लिम कंट्री ने समर्थन किसको दे दिया, इजराइल को। यानी अब मुस्लिम कंट्री के समर्थन बढ़ते जा रहे हैं, किसके लिए, इजराइल के लिए। अब ईरान के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि ईरान किसको सपोर्ट करता है, इधर गाजा स्ट्रिप और पैलेस्टीन को। ईरान समर्थित है किसका, पैलेस्टीन का। ठीक है, इधर मुस्लिम लोग रहते हैं, ईरान इनका समर्थन है। जैसे ही फिर चूंकि चीन ने यहाँ पे मीडिएशन कर दिया, और चीन किसका मित्र है, रूस का। यानी इस एरिया में, मिडिल ईस्ट में किसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, चीन और रूस का। और किसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, इधर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो अमेरिका ने क्या किया कि सऊदी अरब को बोला कि भाई तुम काहे अपना पार्टी बदल रहे हो। तो इसने कहा कि यदि हम सऊदी अरब को इधर ला दे तो ये संगठन कमजोर हो जाएगा। तो उसने सऊदी अरब को बोला कि मैं आपके लिए परमाणु वेपन सपोर्ट करूंगा, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करूंगा, आपसे ऑयल परचेज करूंगा। कई सारे इकोनॉमिकल एग्रीमेंट हुए। तो सऊदी अरब ने बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ। संबंध बनाने का मतलब इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल की बात हो रही है। ठीक, तो अब सऊदी अरब किधर की तरफ चलने लगा, इजराइल की तरफ। और जब सऊदी अरब इजराइल की तरफ चलने लगा तो गाजा में हमास को लगा कि ऐसे तो इस्लामिक कंट्री जो है, यदि इसके सपोर्ट में आ गए तो पैलेस्टीन की जो मान्यता है, पैलेस्टीन का जो अस्तित्व है, वो डेवलपमेंट है, वो कमजोर पड़ जाएगा। इस चीज का विरोध करने के लिए ईरान ने बहुत ज्यादा वेपन्स दिया, किसको,
इधर गाजा स्ट्रिप के हमास उग्रवादी संगठन को, और हमास उग्रवादी संगठन ने अटैक कर दिया किस पे, इजराइल पे। ये जो वर्तमान के जो संगठन बन रहे हैं, जो पावर की जो लड़ाई चल रही है यूएसए, रशिया, उधर ईरान के बीच में, मिडिल ईस्ट में, अब इस स्थिति ने इस युद्ध को जन्म दिया है। इनको ये तनाव समझ में आने लगा कि इजराइल का जो है दबदबा पूरे इस क्षेत्र में बढ़ता चला जाएगा। अब भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति ये है कि जब 1948 में इजराइल का गठन हुआ, 1948 में इजराइल का गठन हुआ और टू नेशन थियरी यूएनए द्वारा पास हुआ, तो चूंकि ये धर्म के आधार पर राष्ट्र का गठन था और पाकिस्तान भी तो धर्म के आधार पर गठित हुआ था, तो हमने कहा कि यदि इस तरह धर्म के आधार पर राष्ट्र गठित होंगे तो एक धर्म एक राष्ट्र पूरा विश्व की बाउंड्री बढ़ जाएगी। ठीक, तो इसलिए भारत क्या है कि इसका सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब एक राष्ट्र के तौर पे इजराइल गठित हो गया तो भारत ने मान्यता दे दी कि एक राष्ट्र तो गठित हो गया है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा तो गठित हो गया है। लेकिन 1991 और 2 तक जब तक फिलिस्तीन ने उसका समर्थन नहीं किया था, हमेशा भारत किसके स्टैंड में रहता है, फिलिस्तीन की, टू नेशन थ्योरी में, कि फिलिस्तीन भी एक देश है और इजराइल भी एक देश है। तो जब तक 1991-92 में फिलिस्तीन ने समर्थन नहीं किया था ओस्लो प्रस्ताव के तहत, तब तक भारत उस इजराइल के साथ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनयिक संबंध नहीं रखा था। और 1992 के बाद फिर भारत इससे राजनयिक संबंध स्थापित किया। और जब भारत या इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित किया, तेल अवीव में अपना एम्बेसी खोला, तो गाजा स्ट्रिप में भी अपनी एम्बेसी खोली ताकि ये पक्ष पैलेस्टीन वाला नाराज ना हो जाए। उसके बाद 2018 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए, तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने किसकी यात्रा की, इजराइल की। अब इसके बाद स्थिति क्या हुई कि G20 की मीटिंग हुई 2023 में, कहाँ पे, भारत में। तो वहाँ पे एक कॉरिडोर बना जिसका नाम था एशिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। क्या नाम था, सॉरी एशिया ने, इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर। तो ये वही स्थिति हुई कि अभी इंडिया ने क्या किया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाया। जब ये कॉरिडोर बना, जब इस पे काम हुआ, जब इकोनॉमिकल रूप से हम इस पे जुड़ने चले, तब तक इन दोनों के बीच में क्या हो गया, युद्ध शुरू हो गया। यानी सिर मुड़वाते ही ओली पड़ने वाली स्थिति हो गई। तो ये पूरी कंडीशन थी इसकी। और बाकी जो मुद्दा है ये बहुत 2 से 3 घंटे का मुद्दा है, तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, चलो, थैंक यू।